आ जाएगा ना 40%। डॉक्टर के पास आप जाते हो और मैसेज लेकर के आते हो, जो डॉक्टर लिखा है ना, इसमें वो क्या है, मैसेज है, और आपको एमआरएनए मैसेज लेकर के आ गया, तुमको कुछ समझ ही नहीं आता है भाई क्या लिखा हुआ है ना, उर्दू फारसी क्या लिखा हुआ है, तुम किसके पास जाते हो, टीआरएनए। टीआरएनए कौन है? टीआरएनए कौन है? केमिस्ट। कौन है? केमिस्ट। केमिस्ट है। केमिस्ट को हम क्या बोलते हैं? टीआरएनए बोलते हैं यहाँ पे। ओके, ये केमिस्ट पढ़ता है, ये है, मुझे पता है। फिर ये जाता है एक तरफ, एक हाथ से पकड़ता है क्या आपका जो लिखा हुआ है डॉक्टर का, ऐसे पकड़ता है, और एक हाथ से ऐसे पीछे हाथ डालता है और दवाई निकाल लेता है ना, एडेप्टर की तरह काम करता है। अब केमिस्ट के पास कभी जाओगे तो तुमको टीआरएनए, तो नंबर 1 में डीएनए बोलता है मैं करता हूँ, आरएनए बोलता है चल मैं भी करता हूँ। इवोल्यूशन इवोल्यूशन होना जरूरी, लेकिन इतनी फास्ट इवोल्यूशन थोड़ी कि नहीं हम थोड़ी देर बाद जो है कोमलिका बन जाए, पढ़ाना ही भूल जाए, कोमलिका बन जाए। अपना थोड़ा सांत्वना दिया जा रहा है, देखो भाई आरएनए गुस्सा मत हो, तुम भी बहुत अच्छा काम करते हो, आरएनए डीएनए बहुत अच्छा काम करते हो, तो अब क्या करो, दोनों मिलकर काम करो, तो हम तुमको ना मतलब नौकर नहीं बना रहे हैं, अच्छी पदवी दे रहे हैं, ठीक है। देखो बहुत अच्छे हो, सब कुछ अच्छा है, लेकिन दिक्कत तुम्हें क्या है, तुम शॉर्ट टेम्पर्ड हो, तुम स्टेबल नहीं हो, बहुत जल्दी जल्दी भाई बदल जाते हो, कभी किसी के सींग गला दोगे, कभी कुछ कर दोगे, पता चला पत्नी सोई है रात में कुछ बन के, सुबह उठ गई कुछ और बन के, तो वैसे नहीं चलेगा ना। बोलो ना क्या? हाँ, हार्मोन कुछ ज्यादा नहीं। परेशान कर रहे हैं, मूड स्विंग हो रहा है, होता है ना, जब भी हार्मोन ज्यादा परेशान करे ना, मूड स्विंग हो, या फिर लगने लगे बस अब तो दुनिया खत्म, मैं अब कुछ नहीं कर सकता, बेटा समझ जाना कि मतलब अंदर में ना कुछ हार्मोनल डिसबैलेंस है, मेडिटेशन कर लो, हार्मोन सेट हो जाएगा, या फिर थोड़ा घूमने फिरने चले जाओ, हार्मोन सेट हो जाएगा। खुशियां दो हार्मोन्स को, बॉडी को खुशियां दो। और दूसरा है कि दिमाग जो होता है ना, कैसे काम करता है आपका, कि एक टेस्ट में कम नंबर आ गया ना, या फिर मान लो कुछ ऐसा पढ़ रहे हो और वो तुमको याद नहीं आ रहा है, तो तुम्हारा दिमाग पता है तुमको क्या बोलता है, सब बेकार है। तुम उस छोटे से एक मोमेंट के लिए अपना पूरा फ्यूचर डिसाइड कर लेते हो कि फ्यूचर में ऐसा हो जाएगा, तुमसे कुछ नहीं होने वाला, मतलब तो उस समय ना अपने दिमाग को सिर्फ ये बोलो कि वाह यार तू तो एस्ट्रोलॉजर भी बन गया, हाँ इतना बढ़िया प्रेडिक्शन, फ्यूचर मेरे बारे में इतना बढ़िया प्रेडिक्शन करो, चलो एस्ट्रोलॉजी सीखते हैं, चलो एस्ट्रोलॉजी का काम आज से कुछ शुरू कर दो। जहां तुम उसको काम दोगे ना, तो बस वो शांत हो जाएगा, काम नहीं करना, इसलिए वो ना बहाने ढूंढता है। सबसे बड़ा तुम्हारा दुश्मन है तुम्हारा दिमाग, तो बहाने ढूंढ के तुम्हें बताता है कि देखो तुमसे नहीं होगा, तो उस समय उसको सीधे ये बोलो बहुत बड़े एस्ट्रोलॉजर बन गए तुम, तो चलो एस्ट्रोलॉजी करो, देखें कि तुम्हारा तो प्रेडिक्शन भी करने लगा, फ्यूचर बताने लगा अभी से मेरे को, है ना। और आजकल जो हमारा खान पान है, कॉर्टिसोल बहुत ज्यादा रिलीज होता है, सबसे ज्यादा कॉर्टिसोल पता है किसमें रिलीज होता है? मम्मी में। मम्मी लोगों को देखना छोटी छोटी बात पे परेशान हो जाएंगे ना, जैसे तुम थोड़ी देर बाहर रह जाओ, या फिर मतलब कोई ऐसी जगह जा रहे हो जहाँ हल्ला वल्ला है, इस तरह की चीजें हैं, हाँ, तो बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है ना कि क्या हो गया, कैसे होगा, जब जब तक नहीं आते हो तब तक उनके अंदर कॉर्टिसोल रिलीज ही होते रहता है। तो मम्मी के अंदर कॉर्टिसोल ज्यादा रिलीज होता है, क्योंकि उनका ना शुरू से माइंड इस तरह से ट्रेन किया गया है बचपन से उनको, कि संभल के रहना ऐसे वैसे। और जो पापा लोग होते हैं उन लोग थोड़े से चिल करते हैं, क्योंकि उनका माइंड उस तरह से ट्रेंड है कि उनमें कॉर्टिसोल कम रिलीज होता है। तो कॉर्टिसोल रिलीज जैसे ही हो रहा है ना, तो अपने बॉडी को मतलब कहना है कि भाई रिलीज मत कर कॉर्टिसोल, हाँ शांत रह शांत रह। और फिर कुछ अच्छा देखो, घूमने फिरने चले जाओ, उसको ना कॉर्टिसोल के बदले में उसको एंडोर्फिन, मीठा खा लो, एंडोर्फिन रिलीज होना शुरू हो जाएगा, डोपामिन रिलीज करने वाले फूड खा लो, समझ गए। तुमको जैसे ही ब्रेन ये कहे ना कि भाई तेरे से ये काम नहीं हो, तो उसको दूसरा काम पकड़ा, ठीक है मेरे से ये काम नहीं होगा, चल तू दूसरा काम कर, है दूसरा काम दे दो, क्योंकि वो सोचता है कि भाई अब इसके मार्क्स अच्छे नहीं आए, अब ये और पढ़ने की बात करेगा, तो पहले ही तुमको डिमोटिवेट करता है। तो तुम उसको ना पढ़ने की बात मत बोलो, उसको सीधे बोलो कि चल दूसरा काम कर, दूसरा काम, वो उससे भी पीछे छुड़ाएगा तुमसे, तो उसको फिर वो सोचेगा कि चलो पहला वाला काम ही सही था। ऐसा करके देखना, ऐसा होता है। अभी तुम अपने दिमाग को बोल दो कि चल एस्ट्रोलॉजी पढ़, तो बोलेगा नहीं पिछला वाला काम ज्यादा अच्छा था यार, उसमें मजा आ रहा था, थोड़ा मतलब अपने लेवल का काम था, और उसमें कुछ समझ तो आ रहा था, ये वाला तो बिल्कुल समझ नहीं आ रहा है, समझ गए। तो ऐसे ब्रेन आपका काम करता है, तो अपने ब्रेन को उसी हिसाब से आपको हैंडल करना है। बी द मास्टर ऑफ योर ब्रेन, नॉट द स्लेव। सो लेट्स रिकैप प्रीवियस सेशन हमारा बहुत शानदार रहा है, सारे एक्सपेरिमेंट किए हैं हमने, सारे एक्सपेरिमेंट पढ़ लिए, चूहा वूहा पकड़ लिया, और साक्षी तो सच में चूहा पकड़ ले आई थी नहीं। पढ़ा था हमने प्रीवियस सेशन में, बायोकेमिकल कैरेक्टराइजेशन ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल वाज गिवन बाय, बायोकेमिकल कैरेक्टराइजेशन किसने दिया था? कौन बोल रहा था? ग्रिफिथ, नालायक ग्रिफिथ है। बायोकेमिकल कैरेक्टराइजेशन, बायोकेमिकल कैरेक्टराइजेशन किसने दिया था? 3 साइंटिस्ट ने दिया था, बताओ जल्दी नाम बताओ। ऑस्वाल्ड एंड मैकार्टी। ओसवाल्ड, कॉलिन और मैकार्टी, है मैकार्टी ना। किस ईयर में? 1933 to 44। 33। 1933। और ग्रिफिथ वाला एक्सपेरिमेंट कब हुआ था? 28 में। यस मैम, 1928 में।
है ना। 19 तो ये याद रखना है कि एक्सपेरिमेंट कब से शुरू हुआ था और कब तक चला था। ठीक है, ये तीनों एक्सपेरिमेंट कब तक चले थे। प्रोटीएजेस एंड डैश डिड नॉट अफेक्ट द ट्रांसफॉर्मेशन। हर्सी एंड चेस का जो RNA हर्सी एंड चेस के एक्सपेरिमेंट में हुआ था ये वाला, या बायोकेमिकल कैरेक्टराइजेशन? बताओ। बायोकेमिकल कैरेक्टराइजेशन। हाँ, बायोकेमिकल। बायोकेमिकल कैरेक्टराइजेशन में प्रोटीएज, आरएनएज, डीएनएज को यूज किया गया था, जिसमें बताया गया था कि प्रोटीएज और आरएनएज जो है ना did not affect the transformation whereas DNA is dead, है ना। The equivocal proof that DNA is the genetic material came from the experiment of equivocal proof। अल्फ्रेड हर्शे एंड हाँ, मार्था चेज। equivocal proof मतलब कि जिसका कोई तोड़ नहीं है ना। हर्से एंड चेज, हर्से एंड चेज, पूरा नाम बताओ। एंड मार्था चेज। हाँ, अल्फ्रेड अल्फ्रेड हर्शे। हर्से एंड मार्था चेज। इन ईयर 1952। 1952। 1952 या 56? 52। हाँ। सो एक्सपेरिमेंट कब से कब तक चला? 1928 से लेकर के 1952 तक, इतने साल एक्सपेरिमेंट चले, तब जाकर के हमको पता चला कि हमारा जेनेटिक मटेरियल क्या है। एसर्शन है यूक्रोमैटिन इज सेड टू बी ट्रांसक्रिप्शनली एक्टिव क्रोमैटिन, सही है? ट्रू, यस मैम। ट्रू है। दिस रीजन ऑफ क्रोमैटिन आर लूजली पैक्ड, इसीलिए कर पाते हैं, यस मैम। है ना। ट्रू है, तो दोनों ट्रू है एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन। ओके। और हेट्रोक्रोमैटिन ज्यादातर कहाँ पाया जाता है बेटा? आपका सेंट्रोमियर के पास, क्योंकि यहाँ पर देख रहे हो किस तरह से है, बिल्कुल एकदम सुपर कॉइल्ड एकदम, है ना। हेट्रोक्रोमैटिन ज्यादातर कहाँ पाया जाता है? हेट्रो वाला कहाँ पाया जाता है? सेंट्रोमियर। ठीक है। अच्छा, एक क्वेश्चन है कि सी प्लस जी का जो है परसेंटेज कितना होगा? सी प्लस जी का अगर परसेंटेज मैं निकालना चाहूं तो कितना होगा? अगर मेरे पास ए मान लो 30 है, ठीक है, ए मान लो 30 है और जी मान लो 20 है, तो सी प्लस जी का परसेंटेज कितना? मैम 50%। 50%। 50/50 हो जाएगा ना। सी 1। प्लस जी 50% होगा। ए अगर 30 है ना, ए अगर 30 है तो आपका टी भी क्या हो जाएगा? 30। 30 हो जाएगा, है ना। तो हम नीचे परसेंटेज निकालने के लिए क्या करते हैं? टोटल हम नीचे लिखते हैं, ए प्लस टी प्लस सी प्लस जी लिखते हैं, और सी प्लस जी किसी का भी परसेंटेज निकालते 30%। हैं, ऐसे ही निकालते हो ना, है ना। तो ये टोटल आपका कितना परसेंट हो जाएगा बेटा? 50 प्लस 50 100 हो जाएगा, है ना। और ऊपर कितना हो जाएगा? 30 प्लस 20 आ जाएगा, 30 प्लस 20 आ जाएगा, 30 प्लस 20 आएगा, कितना आएगा? सी कितना होगा आपका? सी कितना होगा? 20। अगर एडेनिन 30 है तो थाइमिन भी 20। 30 होगा, इतना ही आएगा, यस मैम। है ना। और ये कितना आ जाएगा आपका? 20 आ जाएगा। 20। तो कितना आ गया? सी प्लस जी कितना आ गया? 20 आ गया ना। तो टोटल कितना आ जाएगा बेटा? 40 आ जाएगा ना, 40%। ठीक है, 40% आ जाएगा। तो अगर आपको परसेंटेज भी निकालने बोल दे ऐसे प्लस करके, तो आपको आना चाहिए। तो उसके लिए क्या आना चाहिए कि अगर ए है तो जी सी कितना होगा, ये सब कुछ निकालने आना चाहिए। ठीक है, चलो नेक्स्ट। मैंने क्वेश्चन कल वाला क्वेश्चन जो होगा ना, वो आपने इक्वलाई वाला पूछा था बुक में जो हाँ दिया है। हाँ हाँ, बताओ 4 × 10⁻⁶ आंसर है उसका। कितना आंसर निकला? 4 × 10⁻⁶। अच्छा, तो खाली खुशी ने निकाला, बाकी किसी ने नहीं निकाला? सबको होमवर्क याद रखना चाहिए ना। चलो एफर्ट लगाया इसने, बताओ आंसर निकाला। ओके, सो आज वेरी गुड खुशी, तुमको 2 लाख रुपया मिलता है। ऐश करो, ऐश करो आज सपने में। सो प्रॉपर्टीज ऑफ जेनेटिक मटेरियल, नेक्स्ट हमारा टॉपिक क्या है? प्रॉपर्टीज ऑफ जेनेटिक मटेरियल, डीएनए वर्सेस आरएनए हम पढ़ने वाले। तो हम ना डीएनए और आरएनए को कटघरे में खड़ा करने वाले। तो डीएनए अपने आप को प्रूफ करेगा कि मुझे जेनेटिक मटेरियल क्यों चूज करना चाहिए, और आरएनए अपने आप को प्रूफ करेगा कि मुझे जेनेटिक मटेरियल क्यों चूज करना चाहिए। तो दोनों को हम खड़ा कर रहे हैं कि ठीक है। फ्रॉम द foregoing discussion, it is clear that the debate between proteins versus DNA as the genetic material was unequivocally resolved at the Hershey-Chase experiment। ठीक है, प्रोटीन और डीएनए के बीच में पहले लड़ाई थी, तो हो गया कि भाई प्रोटीन तो भाई तुम तो कहीं आते नहीं हो कहानी में, दूर रहो। ठीक है, हर्सी एंड चेज ने प्रूव कर दिया कि डीएनए इज द जेनेटिक मटेरियल। लेकिन फिर क्या हुआ? कहानी में ट्विस्ट आ गया। आरएनए बोल रहा है मैं जेनेटिक मटेरियल क्यों नहीं हूँ भाई,
कुछ बैक्टीरियोफाज में आरएनए भी तो होता है, तो मैं क्यों नहीं हूँ जेनेटिक मटेरियल, ठीक है। सो इट बिकेम्स एन, देखो बैक्टीरियोफाज में मेनली क्या होता है आपका, डीएनए होता है, लेकिन कभी कभी उसमें आरएनए भी पाया जाता है। सो इट became an established fact that it is DNA that acts as a genetic material. However, it subsequently become clear that in some viruses RNA is the genetic material. कुछ वायरस में भाई आरएनए भी जेनेटिक मटेरियल है, ठीक है। आरएनए किसमें है, जो बहुत जल्दी जल्दी अपना रूप बदलते हैं, जैसे कि टोबैको मोजाइक वायरस, ओके, टोबैको मोजाइक वायरस हो गए, फिर क्यूबी बैक्टीरियोफेज हो गए। इसके अलावा जो आपका कोविड वायरस था, कोविड देखते थे कितना जल्दी जल्दी अपना चेंज करता ना वेरिएंट, बार 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 बदल बदल के, कभी वो आयुष बन जाता था, कभी राजकुमारी, कभी खुशी, मतलब वो भेस बदल बदल के लोगों को अटैक कर रहा था ना कोविड। हाँ, सो ये इन सब में क्या था, आरएनए। तो आरएनए जिसमें पाया जाता है ना, वो बहुत जल्दी जल्दी अपना क्या करते हैं, रूप बदलते रहते हैं, बहरूफिया कहलाते हैं। So answer to some of the questions such as why DNA is the predominant genetic material, क्यों हम डीएनए को जेनेटिक मटेरियल ले रहे हैं भाई, जबकि आरएनए भी परफॉर्म कर रहा है द डायनेमिक फंक्शन ऑफ, ठीक है, आरएनए भी जेनेटिक मटेरियल की तरह वर्क कर रहा है। लेकिन यहाँ पर हम क्या देखते हैं कि आरएनए का मेन फंक्शन क्या है, मैसेंजर की तरह काम कर रहा है। आरएनए एक्ट्स एज अ मैसेंजर। कौन सा आरएनए मैसेंजर की तरह काम करता है बेटा, mRNA mRNA एमआरएनए, है ना, मैसेंजर आरएनए। ये मैसेज लेकर के आता है न्यूक्लियस से, न्यूक्लियस से ये मैसेज लेकर के आता है, डीएनए से मैसेज लेकर के आता है, और फिर जाकर के किसको देता है, एडेप्टर को। कौन है एडेप्टर बेटा, tRNA टीआरएनए, टीआरएनए को जाकर के देता है। ये टीआरएनए ट्रांसलेशन करता है, और फिर किसको, किसकी हेल्प लेता है, ये आरआरएनए, ठीक है। सो हैज टू बी फाउंड फ्रॉम द डिफरेंस बिटवीन केमिकल स्ट्रक्चर ऑफ द टू न्यूक्लिक एसिड मॉलिक्यूल। तो तुम लोगों को वो कहानी याद है जो मैंने तुम लोगों को बताई बाबा थी, वाली याद है ना, बाबा वाली कहानी, कि डीएनए जो है एक जेल में बंद है जिसका नाम है न्यूक्लियस, जहां पे है ना फिर मैसेंजर जाता है, और उस डीएनए को ही पता है कि प्रोटीन कैसे बनेगा, नीली आंखों वाला प्रोटीन कैसे बनेगा, है ना, कजरारे नैनो वाला प्रोटीन कैसे बनेगा, और पाउट वाले लिप्स वाला प्रोटीन कैसे बनेगा। तो सिर्फ उसी को पता है, डीएनए को पता है। तो डीएनए से भाई बाहर कैसे आएगा खबर, डीएनए से खबर आएगा कैसे, मैसेंजर आरएनए, मैसेंजर आरएनए जाके खबर लेकर के आएगा। लेकिन वो असली खबर के साथ बहुत फालतू की बातें भी ले आता है ना, क्योंकि जो डीएनए क्या अरेबिक बोलते हैं, कुछ ऐसा कोड बोलते हैं, उसके बाद फिर वो टीआरएनए के पास जाता है। टीआरएनए को ही पता है कि उसको लैंग्वेज को कोड कैसे किया जाता है, और फिर वो क्या करता है, प्रोटीन बनाता है ना, पढ़ पढ़ के प्रोटीन। और ये ऐसे भी वर्क करता है जैसे डॉक्टर है, डॉक्टर कितना गंदा हैंडराइटिंग में लिखता है, जैसे तुम लोग लिखने वाले हो। इसीलिए मैं बोलती हूँ कि गंदे नोट्स बनाया करो, गंदे नोट्स बनाया करो, ताकि अभी से ऐसे 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 लिखने की आदत हो। जितना गंदा लिखो उतने बड़े डॉक्टर। तो तुम लोग एकदम सुंदर सुंदर नोट्स बनाते हो, जितना गंदा नोट्स बनाओगे उतने अच्छे डॉक्टर बनोगे। तो थोड़ा गंदा गंदा लिखा करो। तो ये उस तरह से भी वर्क करता है कि जो डॉक्टर है, जो डॉक्टर है ये कौन है, ये आपका डीएनए है। डॉक्टर के पास आप जाते हो और मैसेज लेकर के आते हो, जो डॉक्टर लिखा है ना, इसमें वो क्या है, मैसेज है, और आप हो एमआरएनए, मैसेज लेकर के आ गया। अब तुमको कुछ समझ भी नहीं आता है भाई क्या लिखा हुआ है ना, उर्दू फारसी क्या लिखा हुआ। फिर तुम किसके बाद जाते हो, टीआरएनए। टीआरएनए कौन है, टीआरएनए कौन है, केमिस्ट। कौन है, केमिस्ट, केमिस्ट है। केमिस्ट को हम क्या बोलते हैं, टीआरएनए बोलते हैं यहाँ पे। ओके, ये केमिस्ट पढ़ता ये है, मुझे पता है। फिर ये जाता है एक तरफ, एक हाथ से पकड़ता है क्या, आपका जो लिखा हुआ है डॉक्टर का, ऐसे पकड़ता है, और एक हाथ से ऐसे पीछे हाथ डालता है और दवाई निकाल लेता है ना, एडेप्टर की तरह काम करता है। अब केमिस्ट के पास कभी जाओगे तो तुमको टीआरएनए उसके चेहरे पे दिखेगा कि उसके टीआरएनए लिखा उसके चेहरे पे, है ना। तो वो टीआरएनए की तरह, एडेप्टर की तरह काम करता है बेटा। एडेप्टर ऐसा ही होता है ना, दो तरह से जुड़ा हुआ होता है। तो एक तरफ से वो हाथ पकड़ा रहता है ऐसे तुम्हारा पर्ची, और एक तरफ से ऐसे निकाल लेता है, ठीक है, और निकाल के फिर तुमको पढ़ करके दे देता है, ठीक है, तुम देके खुश हो जाते हो। तो ऐसे ही काम करता है ये, बिल्कुल अमेजिंग। तो कितना इजी है। A molecule that can act as genetic material must fulfill the following criteria. वाह वाह वाह, और घसम घुस्सी कर लो, देख लो। द फॉलोइंग क्राइटेरिया। एक मॉलिक्यूल को जेनेटिक मटेरियल होने के लिए, जज साहब बैठे हो, बोल रहे हैं कि देखो
तुम दोनों तो कटघरे में खड़े हो, लेकिन एक मॉलिक्यूल को जेनेटिक मटेरियल होने के लिए 2 क्राइटेरिया फॉलो करना पड़ेगा, और वो 2 क्राइटेरिया क्या है? ये डीएनए है ना, ये डीएनए खड़ा है, मैं जो कहूंगा सच के सिवा और कुछ नहीं कहूंगा, और ये भी खड़ा है, ठीक है, आरएनए खड़ा है, ये भी बोल रहा है मैं जो कहूंगा सच के सिवा और कुछ नहीं कहूंगा। ओके, आरएनए उदास है क्योंकि आरएनए को ज्यादा सपोर्ट नहीं है, ठीक है, ये खुश है। ओके, स्पाइकी हेयर। और यहाँ पर बैठा है कौन? जज। तुम लोगों को बुरा तो नहीं लगता कि मैम ये सब में टाइम क्यों वेस्ट करती हैं? देखो ये क्या है, ये दिस इज द इमेजिनेशन, है ना, जब तुम इस तरह से इमेजिन करके पढ़ोगे तो मजे आ जाएंगे। ओके ओके, एंड ही सेइंग कौन बनेगा जेनेटिक मटेरियल? कौन बनेगा जेनेटिक मैम ऐसे पढ़ने में ज्यादा मजा आता है। मटेरियल? ठीक है, कौन बनेगा जेनेटिक मटेरियल? हाय हाय, कौन बनेगा, है ना, कौन बनेगा जेनेटिक मटेरियल? ओके, ठीक है। सो यहाँ पे कटघरे में सब चल रहा है, तो देखते हैं सब अपने पक्ष में क्या दलील देते हैं। डीएनए, है ना, ये इन्होंने पहले बता दिया कि देखो जेनेटिक मटेरियल होने के लिए इट शुड बी एबल टू जनरेट इट्स रेप्लिका, रेप्लिका जनरेट करना चाहिए। तो नंबर 1 में डीएनए बोलता है मैं करता हूँ, आरएनए बोलता है चल चल मैं भी करता हूँ, ठीक है, नंबर 1 दोनों फॉलो करते हैं, आरएनए भी अपनी रेप्लिका बनाता है, डीएनए भी अपनी रेप्लिका बनाता है। नंबर 2, इट शुड बी स्टेबल केमिकली एंड स्ट्रक्चरली, ये बोल रहा है मैं, है ना, मैं स्टेबल रहता हूँ थ्रू आउट द लाइफ, मैं जैसा डीएनए लेकर के आता हूँ थ्रू आउट द लाइफ वैसे ही रहता हूँ। लेकिन ये यहाँ पे क्या हो गया? फेल, ये तो रंग बदलता है ना, ये तुरंत तुरंत चेंज हो जाता है, अनस्टेबल है, बहुत जल्दी जल्दी क्या हो जाता है? चेंज होता है, अनस्टेबल है। क्यों अनस्टेबल है? इससे पूछा क्यों अनस्टेबल हो भाई? क्योंकि इसके पास क्या है? OH ग्रुप है, एक्स्ट्रा OH ग्रुप है बेटा, है ना, OH ग्रुप है, और ये OH ग्रुप जो है हाईली, ये क्या है? हाईली रिएक्टिव है, हाईली रिएक्टिव है। तो ये ना छोटी छोटी बातों पे ना बहुत गुस्सा कर जाता है, जो आरएनए है बहुत जल्दी रिएक्ट कर जाता है, बहुत जल्दी गुस्सा कर जाता है ना, बहुत जल्दी रिएक्ट हो जाता है सबके साथ। लेकिन इसी रिएक्ट होने की वजह से ये कैटलिस्ट की तरह भी काम करता है। तो ये बोल रहा है कि भाई देखो रिएक्ट तो मैं होता हूँ, लेकिन इसका एक फायदा ना, जैसे जो लोग गुस्सा करते हैं वो बोलते हैं ना हाँ मैं गुस्सा करता हूँ, ठीक है, तो लेकिन इसका एक फायदा भी तो है, लोग मेरे से डरते भी तो है इसकी वजह से। तो ये बोल रहा है कि मैं रिएक्ट करता हूँ, लेकिन इसकी वजह से एक फायदा भी तो है कि मैं कैटलिस्ट की तरह काम कर सकता हूँ, डीएनए तो नहीं कर सकता, ठीक है। लेकिन जज साहब बोल रहे हैं कि भाई ये यहाँ कैटलिस्ट वेटलिस्ट का काम नहीं चलेगा, हम जेनेटिक मटेरियल का क्राइटेरिया देख रहे हैं। तो जेनेटिक मटेरियल होने के लिए क्या होना चाहिए? स्टेबल, तुमको रिएक्ट नहीं होना है सब किसी के भी साथ, ठीक है। तो रिएक्ट नहीं होना, तो ये रिएक्ट क्यों नहीं कर पाता? क्योंकि इसके पास OH ग्रुप, एक्स्ट्रा OH नहीं है। सेकेंड कार्बन में क्या है? ओनली H, है ना, H है, तो OH तो है नहीं। फिर बोल रहे हैं थर्ड, इट शुड प्रोवाइड द स्कोप फॉर स्लो चेंज, म्यूटेशन बहुत धीरे धीरे होना चाहिए। तो डीएनए बोल रहा है मैं कर सकता हूँ बहुत धीरे। हाँ, नेहा मैम ही रहेंगी मरते दम तक, और हो सकता है कई जन्मों तक, है ना, जो एनाकोंडा है वो एनाकोंडा ही रहेगा कई जन्मों तक, उसके बाद इवोल्यूशन आएगा बहुत धीरे धीरे। जिराफ ही रहेगा कई पीढ़ियों तक। तो नेहा मैम आज अगर जिराफ देख रही हैं, आज लाल गुलाब देख रही हैं, तो वो लाल गुलाब ही रहेगा कई पीढ़ियों तक, उसको सूरजमुखी बनने में बहुत जन्म लग जाएंगे, ठीक है। तो म्यूटेशन मेरे में होता है लेकिन बहुत कम होता है, और अगर मेरे में थोड़े बहुत चेंजेस दिखते भी है ना, तो मेरे पास क्या है? प्रूफ रीडर है, जानते हो ना, इसके पास क्या होता है बेटा? प्रूफ रीडर होता है। थोड़ा बहुत अगर चेंज होता भी है तो इसके पास क्या होते हैं? प्रूफ रीडर होते हैं। न्यूक्लिएजेज एंड डीएनए पॉलीमरेज लास्ट में प्रूफ रीडिंग का काम कर लेते हैं जब डीएनए से डीएनए बनता है तो, ठीक है। सो दैट आर रिक्वायर्ड फॉर द इवोल्यूशन होना जरूरी है, लेकिन इतनी फास्ट इवोल्यूशन थोड़ी कि नेहा मैम थोड़ी देर बाद जो है कोमोलिका बन जाए, पढ़ाना ही भूल जाए, कोमोलिका बन जाए, ठीक है। तो ये वो, और ये यहाँ पे भी फेल हो गया, यहाँ पे भी फेल हो गया, क्योंकि ये क्या कर रहा है? बहुत जल्दी जल्दी म्यूटेट हो रहा है। जैसे हमने किसमें देखा था बेटा? लाइव देखा हमने ना, लाइव टेलीकास्ट देखा कोविड में, बहुत जल्दी जल्दी बदलता है ये, हाँ, अपना भेष बदलता है जल्दी जल्दी।
और जो आपके बहुत सारे ऐसे बीमारियां होती हैं ना, उनमें भी आपका आरएनए प्रेजेंट होता है। आरएनए जो वायरल डिजीज होती हैं उनमें भी आरएनए प्रेजेंट होता है, जिसकी वजह से अगर हम उसका दवाई का जो है ना खुराक छोड़ देते हैं, हाँ, दवाई की खुराक आधे में ही छोड़ देते हैं, तो फिर वो बहुत विकराल रूप ले लेता है, क्योंकि वो म्यूटेट कर जाता है। इट शुड बी एबल टू एक्सप्रेस इटसेल्फ इन द फॉर्म ऑफ मेंडेलियन कैरेक्टर। मेंडेलियन कैरेक्टर में कौन शो हो सकता है? डीएनए। ठीक है, आरएनए मेंडेलियन कैरेक्टर में नहीं आ सकता। मेंडल के जितने जो लॉज हैं उन सब में कौन फिट बैठता है? सिर्फ डीएनए, आरएनए फिट नहीं बैठता। तो ये हार गया ना केस, आरएनए हार गया केस। ठीक है, सो कौन जीता? विनर, डीएनए। विनर इज डीएनए। ठीक है, विनर इज डीएनए। ओके, तो आरएनए को बोला कि अब तुम इसके असिस्टेंट बनोगे डीएनए के, और डीएनए जो बोलेगा वो तुम करोगे। तो डीएनए जो तुमको मैसेज देगा वो तुम दौड़ोगे, ठीक है, दौड़ भाग करोगे, मैसेंजर बन जाओगे आज से तुम, और मैसेज लेकर के जाओगे। और अब तुम्हारे जो 3 भाई है ना, मैसेंजर आरएनए, टी आरएनए, आर आरएनए, तीनों इसके नौकर बनेंगे। ठीक है, और ये आराम से किस में बैठेगा? न्यूक्लियस में बैठेगा। क्लियर कहानी इनकी? सो जब आप ना मॉलिक्यूल्स को इंसान समझ के पढ़ते हो तो मजा आ जाता है और याद रहता है हमेशा। सो रिलेट करके पढ़ना ज्यादा अच्छा तरीका है आपका याद रखने का, लॉन्ग टर्म मेमोरी में। देखो, मैंने आज तक जितनी भी कहानियां बताई है ना, तुम लोगों ने भले उसको रिवाइज नहीं किया होगा, लेकिन याद है ना सारी कहानियां तुम लोगों को, वायर्ड यस सी। मैम। मैं ऐसी ही वायर्ड सी कहानियां बताई हूँ, तुम लोगों को याद है। तो हमेशा कोशिश करो कि अजीब सी अजीबो गरीब कहानियां बनाओ, ताकि वो याद रहे। Okay, if one examine each requirement one by one, because of the rule of base pairing and complementary, both the nucleic acid have the ability to direct their duplication. दोनों duplicate हो सकते हैं, उन लोगों का base pair वगैरह है, तो वो दोनों क्या कर सकते हैं? अपने आप का replication बना सकते हैं। The molecules, the other molecule in the living system, such as protein, fails to fulfill first criteria itself. तो प्रोटीन तो पहले ही निकल गया है ना, क्योंकि वो फर्स्ट क्राइटेरिया ही फुलफिल नहीं कर पा रहा था। The genetic material should be able enough not to change with different stages of life cycle. Genetic material हर स्टेज में चेंज नहीं हो जाए कि मतलब बचपन में अलग दिख रहे थे, बचपन में तुम काजोल दिख रही थी, फिर तुम कैटरीना दिखने लगी, फिर तुम माधुरी दीक्षित दिखने लगी, मतलब हर स्टेज में तुम अलग नहीं दिख सकती। एज और विथ चेंज इन फिजियोलॉजी, थोड़ा सा फिजियोलॉजी चेंज हुआ तो तुम बिल्कुल अलग ही बन गई ऑफ द ऑर्गेनिज्म। स्टेबिलिटी एज वन ऑफ द प्रॉपर्टीज ऑफ जेनेटिक मटेरियल वाज evident in Griffith's transforming principle itself, that heat which killed the bacteria। देखो, स्टेबिलिटी ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल में बता रहा था कि हीट किल करने के बावजूद उसकी प्रॉपर्टीज नहीं डिस्ट्रॉय हुई, है ना, वो मर गया, लेकिन वो अपनी छाप छोड़ गया। वो आर वाले को विरुलेंट बना के चला गया, वो बदला नहीं। वो जैसा था, दुष्ट किस्म का वायरुलेंट था, वो मरकर भी उसने आर वाले को क्या बना दिया? आर स्ट्रेन को दुष्ट बना दिया। तो उसने अपनी जेनेटिक जो थी ना, जीन बोलते ना, जीन नहीं बदल सकता। तो जो लड़कियों का जीन है ना, वो इस तरह से बन गया है कि थोड़ा डरना, थोड़ा इस टाइप का, तो वो नहीं बदलता, वो थोड़ा सा जीन में आ जाता है। ओके, प्रॉपर्टीज ऑफ जेनेटिक मटेरियल। और लड़के पैदा होते ही उत्पात मचाने लगते, तो उनका जीन है वैसा, बदमाशी करना करना, उटपटांग हरकतें करना। This now can easily be explained in light of the DNA that the two strands being complementary if separated by heating come together। देखो, ये क्या बता रहा है कि जब हम ये पॉलीमराइज चेन रिएक्शन करते हैं तो क्या करते हैं? डीएनए को हीट करते हैं ना, हीट करते हैं, तो वो क्या करते हैं? जब सेपरेट होते हैं थोड़ा सा हाँ, सेपरेट होते हैं, उसके बाद फिर से जैसे ही कंडीशन आती है तो फिर उसके बाद वो फिर से नॉर्मल हो जाते हैं। ओके, तो वही बताया, टू स्ट्रैंड्स बीइंग कॉम्प्लीमेंट्री सेपरेटेड बाय हीटिंग कम टुगेदर व्हेन एप्रोप्रिएट कंडीशन आर प्रोवाइडेड। फिर से वापस आ जाएंगे, वो अलग होंगे लेकिन फिर से वापस हो जाएंगे। ये नहीं कि अपना रूप ही बदल देंगे। जैसे प्रोटीन, कुछ प्रोटीन जैसे कुछ एंजाइम्स क्या करते हैं? बिल्कुल हमेशा के लिए डीनेचर्ड हो जाते हैं। जैसे एग, एग क्या है? एग में क्या है? प्रोटीन है, उसका प्रोटीन पूरा ही डीनेचर्ड हो जाता है जब तुम उसका ऑमलेट बना देते हो, है कि नहीं? यस मैम। So further, 2OH group present at every nucleotide in RNA, जो मैंने बताया कि RNA में क्या होता है, यहाँ पे कार्बन 1 है, कार्बन 2, कार्बन 2 में क्या है बेटा? OH OH है, ठीक है।
सेकेंड कार्बन में OH ग्रुप प्रेजेंट एट एवरी न्यूक्लियोटाइड इन RNA इज रिएक्टिव ग्रुप दैट मेक्स RNA लाइबल, सॉरी RNA लेबाइल, लेबाइल मतलब अनस्टेबल। ये इसको क्या बनाता है, अनस्टेबल बनाता है एंड इजिली डिग्रेडेबल, ये इजिली डिग्रेड भी हो जाता है, लेकिन आपका DNA डिग्रेड नहीं होता है जल्दी, वो गर्म कर दोगे वो दूर हो जाएंगे, लेकिन फिर से वो क्या हो जाएंगे, नॉर्मल जैसी कंडीशन आएगी तो फिर से वैसे ही हो जाएंगे। RNA इज ऑल्सो नोन टू बी कैटालिटिक, कैटालिटिक होता है कौन सा RNA बताओ बेटा, यहाँ से क्वेश्चन आया हुआ है, कौन सा RNA, कौन सा RNA एंजाइम की तरह काम करता है, पढ़े हो ना एंजाइम में। राइबोसाइम। पता। कितनी नालायकता, राइबोजाइम, जल्दी बोला करो, ठीक है, राइबोजाइम, ठीक है, ये एंजाइम की तरह काम करता है, कैटलिस्ट की तरह काम करता है, हेंस रिएक्टिव। Therefore, DNA chemically is less reactive and structurally more stable when compared to RNA. ये इंपॉर्टेंट लाइन है आपका, DNA लेस रिएक्टिव है और स्ट्रक्चरली मोर स्टेबल है, इसका स्ट्रक्चर भी मोर स्टेबल है, रिएक्टिव भी कम है एज कंपेयर टू द RNA। और आपको पता है कि DNA बेटा आपके शरीर में मम्मा का ज्यादा आता है, मदर से आपको ज्यादा DNA मिलता है, ये मैं बता चुकी हूँ, और फादर से DNA कम मिलता है, फादर से लेस DNA आता है, आपका मदर का ज्यादा DNA होता है। कैसे कैसे बताओ, क्योंकि फादर का जो स्पर्म होता है ना, फादर का जो स्पर्म है उसका जो माइटोकॉन्ड्रिया वाला पार्ट है, उसका स्पर्म तो नहीं वो माइटोकॉन्ड्रिया नहीं जाता ना अंदर, तो वो तो हेड जाता है सिर्फ बस। हेड जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया नहीं जाता है, तो माइटोकॉन्ड्रिया वाला पार्ट नहीं जाता है, ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया वाला पार्ट नहीं जाता। और हमको पता है कि DNA कहाँ कहाँ प्रेजेंट है, DNA कहाँ कहाँ प्रेजेंट है, न्यूक्लियस, न्यूक्लियस में प्रेजेंट है, माइटोकॉन्ड्रिया में प्रेजेंट है, और कहाँ होता है, माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट में ओनली है। क्लोरोप्लास्ट, ठीक है, इन तीनों जगह प्रेजेंट होता है। ओके, अच्छा RNA का क्या काम है हमारी बॉडी में, मैसेंजर। बहुत सारा काम है, ठीक है, तो DNA अगर है तो बिना RNA की हेल्प के DNA क्या करे, DNA तो आराम से महाराजा की तरह न्यूक्लियस में बैठे हुए भाई, हाँ जेल में बंद हो, बाकी काम सारा कौन करेगा, RNA ही तो करेगा। So therefore among the two nucleic acid the DNA is better genetic material, तो जज साहब ने बोल दिया कि भाई DNA बेटर है, RNA नहीं है। In fact, the presence of thymine at the place of uracil also confer additionally stability to DNA। देखो DNA स्टेबल है किसकी वजह से, DNA इज स्टेबल, ये आपका असर्शन बनता है, DNA इज स्टेबल, ठीक है, ये मान लो असर्शन बन गया, तो इसका रीजन क्या क्या हो सकता है, रीजन क्या हो जाएगा, हाँ थायमिन। ओनली H इन कार्बन 2, या फिर बोलो कि OH इज एब्सेंट इन कार्बन 2, OH इज एब्सेंट इन कार्बन 2, डीऑक्सी होता है ये, ठीक है, एक ऑक्सीजन कम होता है, डीऑक्सी होता है, 1 ऑक्सीजन लेस होता है इसमें। और क्या रीजन हो सकता है इसमें, दूसरा कि थाइमीन प्रेजेंट है, ठीक है, ओके, थाइमीन, तो इन दोनों में से कोई भी रीजन आता है बेटा तो ये आपका असर्शन रीजन सही होगा। ओके, थाइमीन इज प्रेजेंट, एट प्लेस ऑफ यूरासिल, वहां पे यूरासिल प्रेजेंट है। ऑल्सो कन्फर एडिशनली स्टेबिलिटी टू DNA। ओके, इसमें थाइमीन का आपको स्ट्रक्चर देखना पड़ेगा तो वो समझ में आ जाता है। ओके, सो डिटेल डिस्कशन अबाउट दिस required understanding of the process of repair in DNA you will study this higher classes, अब यहाँ नहीं higher classes में पढ़ोगे बाकी। both DNA and RNA are able to mutate, दोनों mutate करते हैं, in fact RNA being unstable mutate at a faster rate, ठीक है, ये आपका स्टेटमेंट बन गया, स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन, स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन। कॉन्सिक्वेंटली वायरसेस having RNA genome and having shorter life span mutate and evolve faster, तो वायरसेस जिनका जो है शॉर्ट लाइफ स्पैन होता है उनके पास क्या होता है, RNA जीनोम होता है, या फिर जिनके पास RNA जीनोम होता है उनका शॉर्ट लाइफ स्पैन होता है और म्यूटेट कर सकते हैं, ये आपको वाइस वर्सा, ठीक है। RNA कैन डायरेक्टली कोड फॉर द सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन, RNA
भाई डायरेक्टली सिंथेसिस कर सकता है प्रोटीन को, तो इतना नखरा करने की क्या जरूरत है? क्यों हम डीएनए को मतलब बैठाएंगे, फिर आरएनए को बुलाएंगे, मैसेंजर आरएनए आएगा, फिर उसको ट्रांसलेशन करेगा, फिर उसके बाद प्रोटीन बनेगा, इतना नखरा क्यों करना? तो आरएनए के सपोर्ट में आरएनए कह रहा है कि भाई मैं डायरेक्टली सिंथेसिस कर सकता हूं प्रोटीन का, इतना एनर्जी क्यों खर्चा कर रहे हो? हैंस कैन इजिली एक्सप्रेस द कैरेक्टर, ठीक है, मैं इजिली कैरेक्टर को एक्सप्रेस कर सकता हूँ, जल्दी जल्दी मैं एक्सप्रेस कर सकता हूँ। बोले तो जज साहब बोल रहे भाई यही तो दिक्कत है, हर जगह तुम एक्सप्रेस ही करते रहोगे कैरेक्टर, जहां पे इंसुलिन नहीं बनाना मुंह में इंसुलिन बना दोगे, मुंह में ग्लूकागॉन बना दोगे, हाँ हर महीने तो इंसान चेंज होता रहेगा। है ना, तो पल में तो भाई चीजें बहुत गड़बड़ हो जाएंगी, तो एक्सप्रेस तो नहीं करना इतनी जल्दी। तो डीएनए हाउएवर इज डिपेंडेंट ऑन आरएनए फॉर सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन। डीएनए जबकि डिपेंडेंट है, द प्रोटीन सिंथेसिस मशीनरी हैज इवॉल्व्ड अराउंड आरएनए। प्रोटीन सिंथेसिस किसके अराउंड, इर्द गिर्द घूमती है आरएनए, सारा काम तो आरएनए करता है। द अबव डिस्कशन इंडिकेट दैट बोथ आरएनए एंड डीएनए कैन फंक्शन एज जेनेटिक मटेरियल। देखो अब ना थोड़ा सांत्वना दिया जा रहा है, देखो भाई आरएनए गुस्सा मत हो, गुस्सा मत हो, तुम भी बहुत अच्छा काम करते हो, आरएनए डीएनए बहुत अच्छा काम करते हो, तो अब क्या करो, दोनों मिल के काम करो। तो हम तुमको ना मतलब नौकर नहीं बना रहे हैं, अच्छी पदवी दे रहे हैं, ठीक है। देखो बहुत अच्छे हो, सब कुछ अच्छा है, लेकिन दिक्कत तुम में क्या है, तुम शॉर्ट टेम्पर्ड हो, तुम स्टेबल नहीं हो, बहुत जल्दी जल्दी भाई बदल जाते हो, तुम्हारा मूड स्विंग होता है बहुत जल्दी जल्दी, हाँ बहुत जल्दी जल्दी तुम हॉर्मोन्स के उसमें आ जाते हो, ठीक है, बहुत जल्दी जल्दी मूड स्विंग हो रहा है तुम्हारा, तुम पे भरोसा नहीं किया जा सकता कि कब तुम किसको क्या बदल दोगे, कभी किसी के सींग ला दोगे, कभी कुछ कर दोगे, पता चला पत्नी सोई है रात में कुछ बन के, सुबह उठ गई कुछ और बन के, तो वैसे नहीं चलेगा ना, है। बच्चा सोया था कुछ और काला, बच्चा हो गया एकदम अचानक सुबह गोरा, है? या फिर बच्चे के 4 पैर निकल आए, तो वो सब नहीं चलेगा। सो बट डीएनए बीइंग मोर स्टेबल, तो डीएनए को हम सिर्फ इसलिए रखें कि स्टेबल है, म्यूटेट नहीं करता जल्दी, ठीक है, कुछ भी हो जाए वो स्टेबल है भाई, उसको गर्म कर दो, डिनेचर कर दो, कुछ भी कर दो, वो अपना वो जल्दी चेंज नहीं होता, वो स्टेबल है। स्टेबल इज प्रेफर टू स्टोरेज ऑफ जेनेटिक इंफॉर्मेशन, फॉर द ट्रांसमिशन ऑफ जेनेटिक इंफॉर्मेशन आरएनए इज बेटर। तुम मैसेंजर की तरह बहुत अच्छा काम करते हो, लेकिन तुमको हम जेनेटिक मटेरियल नहीं बना सकते। तो देखो लाइफ भी ऐसी चलती है बेटा, कहीं भी इंटरव्यू देने जाओगे ना, कहीं बड़े अच्छे पोस्ट के लिए जाओगे, तो वहां तुम्हारा ना पेशेंस भी चेक किया जाता है, कि अगर तुम बहुत गुस्से वाले इंसान हो तो तुमको ना बड़ा पोस्ट नहीं दिया जाएगा, तुमको बोला जाएगा तुम बहुत अच्छा फील्ड में बहुत अच्छा काम करते हो, तुमसे लोग डरते हैं, सब कुछ अच्छा है, लेकिन भाई तुमको ना हायर लेवल पे नहीं रख सकते। हायर लेवल पे किसको रखा जा सकता है, जो मेंटली स्टेबल हो, काम हो, चीजों को सुनता हो, चाहे कुछ भी हो जाए एकदम शांत रहता हो, है ना, उस टाइप से। तो देखो जीत गया ना डीएनए अपने सिर्फ इस कैरेक्टर की वजह से। ओके, सो तो नहीं रहे हो नालायकों, बोल दिया करो, हाँ नो मैम। हाँ ठीक है, सोना नहीं है, इन्हीं कहानी सुन के सो गए या फिर खो गए कि हाँ मेरे साथ भी एक बार ऐसा हो चुका है। नाउ आरएनए वर्ल्ड, आरएनए वर्ल्ड from foregoing discussion an immediate question become evident which is the first genetic material। now अब मुझे ये बताओ कि एनसीईआरटी पढ़ना इतना बोरिंग भी तो नहीं है, है ना, अगर आप ऐसे सोच सोच के पढ़ोगे तो एनसीईआरटी पढ़ना अच्छा लगेगा। फर्स्ट जेनेटिक मटेरियल इट शैल बी, क्या बोल रहा है कि आरएनए जब दुनिया आई थी तो पहले कौन था जेनेटिक मटेरियल, ऑब्वियसली जो लेस कॉम्प्लेक्स होगा, कौन था, आरएनए, आरएनए। ठीक है, प्रोकैरियोट्स वगैरह में आरएनए ज्यादा पाया जाता है, तो आरएनए जेनेटिक मटेरियल था, क्यों उससे उसका हक छीना, इट शैल बी डिस्कस्ड इन डिटेल इन द चैप्टर ऑफ केमिकल इवोल्यूशन, बट ब्रीफली वी शैल हाईलाइट सम ऑफ द फैक्ट्स एंड पॉइंट्स। आरएनए वाज द फर्स्ट जेनेटिक मटेरियल, ठीक है, अभी तक आरएनए लड़ रहा है कि जब मैं दुनिया आई थी तो मैंने साथ दिया था, हाँ मैं जेनेटिक मटेरियल था। There is now enough evidence to suggest that essential life process such as metabolism, translation, splicing evolved around RNA। ये सारे काम मैंने किए, हाँ तो फिर मुझसे मेरा हक क्यों छीन रहे हो? RNA used to, कोई रो तो नहीं रहा है भाई RNA कहानी सुन के। RNA used to act as a genetic material as well as catalyst। मैंने जेनेटिक मटेरियल की तरह भी काम किया और कैटलिस्ट की तरह भी काम किया। There are some important biochemical reaction in living system that are catalyzed by RNA catalyst and not by protein enzymes। वही
वही सेम बात वो बार बार दोहरा रहा है। कौन सा बेटा? आरएनए कैटलिस्ट राइबोजाइम। हाँ मुस्कान बोलो। रोना आ रहा है क्यों? ये तो ऐसा लग रहा है जैसे कार्टून्स में दिखाते, दो लोग लड़ रहे हैं महाराजा के पास अब जाके। ऐसा लग रहा है ना? ठीक है। सो बट आरएनए बीइंग अ कैटलिस्ट वाज रिएक्टिव एंड हेंस अनस्टेबल। बार बार इसको यही बोला जा रहा है, भाई सब अच्छा है लेकिन तू ना बहुत रिएक्टिव है और तू अनस्टेबल है, तेरे को नहीं रख सकते, है ना? ऐसे लोगों पे भरोसा नहीं कर सकते जो हाइपर होते हैं। सो देयरफॉर डीएनए हैज इवॉल्व फ्रॉम आरएनए विद केमिकल। उसके बाद क्या किया गया? देखो आरएनए जो है ना डीएनए का बेटा है, सॉरी जो डीएनए है ना आरएनए का बेटा है। आरएनए इज बाप, ठीक है। आरएनए जो है पिताजी है, और डीएनए जो क्या है बेटा है। लेकिन जो अब जो बेटा है ना वो बाप को सिखा रहा है, समझ रहे हो ना? इसलिए गुस्सा आ रहा है कि भाई मैं आया, हाँ ये बूढ़ा बाप, ये जो है ना ये बिल्कुल बूढ़ा बाप है, और अब जो है जब इसकी दाढ़ी पक गई तो इससे बोला जा रहा है कि जो बोलेगा डीएनए वही करना है तुमको। तो इसको नहीं बुरा लगेगा? बताओ, बुरा तो लगेगा ही, है ना? सो डीएनए हैज इवॉल्व फ्रॉम आरएनए विद केमिकल मॉडिफिकेशन। इसी से पैदा हुआ है डीएनए। डीएनए इज सन एंड दिस इज फादर। ओके, और बोल रहा है मेरे को ही तू सिखा रहा है। दैट मेक इट मोर स्टेबल। क्यों? क्यों? देखो केमिकल मॉडिफिकेशन इसने किया ताकि ये स्टेबल बन सके। इसने पहचान लिया था कि मेरे जो है ना पिताजी का ये लक्षण ठीक नहीं है, मेरे पिताजी के इसी लक्षण की वजह से हर जगह लड़ाइयां होती रहती है, आस पड़ोस में हर जगह लड़ाई होती है, मेरे पिताजी का ये लक्षण ठीक नहीं है। तो इसने ना ट्रेनिंग ली, ठीक है, इसने ट्रेनिंग लिया। हम ऐसा करते हैं ना, जो जो लक्षण हमें अच्छा नहीं लगता पेरेंट्स में, तो हम उस चीज को चाहते हैं कि हम में वो चीज नहीं आए, तो फिर या तो हम ट्रेनिंग लेंगे या हम उसको कोशिश करेंगे कि हम वो चीज शो ना करें, है ना? ठीक है। तो इसने फिर ट्रेनिंग ली भाई, केमिकल मॉडिफिकेशन किया और ये स्टेबल बन गया। हाँ मुस्कान बोलो। मैम स्लाइड नहीं दिख रही है। सबको दिख रही है बेटा, दिख नहीं रही है। वहाँ नेट मैम दिख नेट रही है। हाँ नेट तुम्हारा स्लो है, रिज्वाइन करो। DNA being double stranded and having complementary strand further resist changes by evolving a process of repair। ठीक है, इसने क्या किया? अपने अंदर रिपेयर प्रोसेस भी ले आया, जिसको हम क्या बोलते हैं? प्रूफिंग। ठीक है, ये प्रूफिंग का काम भी करता है। अगर छोटे मोटे कुछ चेंज आ जाते हैं तो प्रूफिंग का काम भी कर लेता है। तो भाई ये बढ़िया हो गया। सो बेटा जो है ज्यादा अच्छा है पिताजी से। नाउ अब हम पढ़ते हैं रेप्लिकेशन। रेप्लिकेशन मतलब कॉपी बनाना, ठीक है, कॉपिंग ऑफ कॉपिंग, ठीक है, कॉपिंग ऑफ डीएनए और आरएनए कुछ भी। रेप्लिकेशन का मतलब ये क्या होता है? कॉपी बनाना, अपनी रेप्लिका बनाना। रेप्लिका का मतलब कॉपी। ओके, रेप्लिका का मतलब क्या हो गया? कॉपी। So while proposing the double helical structure of DNA, Watson and Crick had immediately proposed a scheme। जैसे ही उन्होंने डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर दिया डीएनए का, वॉटसन एंड क्रिक ने तुरंत ही एक स्कीम बताई फॉर रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए। ठीक है, तो यहां से आपका क्वेश्चन बनता है कि रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए किसने बताया? वॉटसन एंड क्रिक ने बताया। ठीक है, टू कोट देयर ओरिजिनल स्टेटमेंट दैट इज एज फॉलो। पूरा चैप्टर खत्म होने के बाद सारे के सारे बच्चे इस चैप्टर का लिखेंगे कि कौन कौन से साइंटिस्ट का नाम यूज हुआ है, किस किस ईयर में यूज हुआ है और क्या उन्होंने किया है। ठीक है, it has not escaped our notice that the specific pairing we have आ गई मुस्कान, हाँ, postulates immediately suggest a possible copying mechanism for the genetic material। ये लाइन याद कर लेना, ठीक है, जो उनका जो कोट जो उन्होंने दिया था ना, जो ओरिजिनल स्टेटमेंट था यही था। It has not escaped our notice that specific pairing we have postulates immediately suggest a possible copying mechanism for the genetic material। इन्होंने जो बताया, क्या बताया कि जो कॉपी हो जेनेटिक मटेरियल की, तुरंत कॉपी होती जाती है। जेनेटिक मटेरियल ऐसे नहीं रहता है, उसकी कॉपी होती जाती है। किस किस स्टेज पे कॉपी होती है बेटा? किस स्टेज पे रेप्लिका बनता है? जल्दी बताओ। है ना, एस फेज में। एस फेज में क्या बनता है? रेप्लिका बन जाता है।
किस ईयर में दिया था ये? 1953 में दिया था इन्होंने। द स्कीम सजेस्टेड दैट टू स्ट्रैंड्स वुड सेपरेट एंड एक्ट्स एज अ टेम्पलेट फॉर द सिंथेसिस ऑफ न्यू। ये स्कीम क्या बोलती है कि जो दो स्ट्रैंड्स हैं, ये दो जो स्ट्रैंड्स हैं जो एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, ये दो स्ट्रैंड्स क्या हो जाते हैं जब एस फेज आता है, जब एस फेज आता है तो ये दो स्ट्रैंड्स अलग अलग हो जाते हैं, टेम्पलेट की तरह वर्क करते हैं। हाँ, टेम्पलेट की तरह वर्क करते हैं और इनके क्या बन जाते हैं, ये पेरेंट होते हैं और इनके क्या बन जाते हैं, डॉटर्स आ जाते हैं। ठीक है, डॉटर्स डीएनए आ जाते हैं और इसी को इन्होंने क्या बोला, सेमी कंजर्वेटिव डीएनए रेप्लिकेशन। ओके, after the completion of the replication, each DNA molecule would have one parental and one newly synthesized DNA synthesized strand, जिसको हम daughter strands बोलते हैं। Okay, this scheme was semi conservative DNA ओके रेप्लिकेशन। तो क्या बोल रही थी, हाँ, सेमी कंजर्वेटिव क्यों नाम आया, क्योंकि एक इसमें क्या है बेटा, पेरेंट है और एक क्या है, न्यू है। एक क्या है, पेरेंट है और एक क्या है, न्यू है। तो सेमी कंजर्वेटिव हो रहा है ना, सेमी कंजर्वेटिव मतलब जो पेरेंट है वो भी कंजर्व है और एक नया भी बन रहा है, इसीलिए इसको क्या बोल रहे हैं नाम, सेमी कंजर्वेटिव नाम दे रहे हैं। ओके, सेमी कंजर्वेटिव किसने दिया था, वॉटसन एंड क्रिक ने दिया था, वॉटसन एंड क्रिक ने दिया था। इसके अलावा बेटा दो और मॉडल आए थे। कंजर्वेटिव, कंजर्वेटिव में क्या बोला गया था, कंजर्वेटिव मतलब समझ रहे हो कि पूरा का पूरा कैसा, पेरेंट के जैसा, पूरा का पूरा पेरेंट के जैसा। तो वो क्या कह रहा था कि अगर दो स्ट्रैंड्स हैं डीएनए के तो इसमें क्या कंडीशन होगी, इसमें क्या कंडीशन होगी कि एक तो पूरा कैसा आएगा, पेरेंट की तरह आ जाएगा। जब इनका रेप्लिकेशन होगा तो एक पूरा, ठीक है, पेरेंट की तरह आएगा और दूसरा जो बनेगा वो कैसा होगा, न्यू होगा। दूसरा जो बनेगा वो न्यू होगा। तो इन्होंने बोला कि कंजर्वेटिव होता है। ओके, उसके बाद नेक्स्ट कौन सा था, डिस्पर्सिव। ठीक है, डिस्पर्सिव में क्या बोला गया कि ये जो पेरेंट वाला है ना, ये पेरेंट वाला बीच बीच में क्या होता है बेटा, अच्छा ये तो पूरा ही गायब हो जा रहा है, रुक जाओ, ऐसा बनाना पड़ेगा। इसमें क्या बोला कि ये जो पेरेंट वाला है ना, बीच बीच में ऐसे टूट जाता है, ठीक है, ऐसे ऐसे टूट जाता है और इसके बीच में कौन आ जाते हैं, न्यू वाले आ जाते हैं, ठीक है, डॉटर डीएनए इस तरह से आ जाते हैं। तो डिस्पर्सिव वाला बताया। लेकिन सही कौन सा होता है, सेमी कंजर्वेटिव। ये हमको किस एक्सपेरिमेंट से पता चलता है, स्टाल वाले, है ना, मेसल्सन स्टाल एक्सपेरिमेंट जो अभी हम देखेंगे, उससे पता चलता है कि सेमी कंजर्वेटिव नेचर होता है डीएनए का। ओके, क्लियर हो गया ये सब? यस मैम। सो एस फेज में जब आपका क्रोमोसोम ऐसे होता है पहले, एस फेज से पहले, ठीक है, एस फेज से पहले ये ऐसे होता है। उसके बाद इसकी क्या बन जाती है बेटा, कॉपी, है ना, कॉपी बन जाती है, रेप्लिका बन जाती है। द एक्सपेरिमेंटल प्रूफ, it is now proven that the DNA replicates semi-conservatively. It was shown first in E. coli, फिर से बेचारा E. coli बलि का बकरा, and subsequently in higher organisms such as plants and human. मैथ्यू मेसेल्सन एंड फ्रैंकलिन स्टाल का एक्सपेरिमेंट, ठीक है, परफॉर्म द फॉलोइंग इन 1958। कब किया था एक्सपेरिमेंट इन लोगों ने, 1958 में किया था, ठीक है। तो सारे ईयर आप लोगों को पता होना चाहिए। तो ये एक्सपेरिमेंट पढ़ लें, इसके बाद क्लास खत्म कर देंगे। पढ़ लें, रेडी हो मेरे बच्चे लोग, ठीक है। दे ग्रीव ई कोलाई, क्या किए, दोनों ई कोलाई लिए, ठीक है, ई कोलाई लेके आए। ई कोलाई का पता है क्यों ई कोलाई को पकड़ते हैं, भाई तुम इतनी जल्दी अपना सिंथेसिस करोगे, 20-20 मिनट में अपने बच्चे पैदा करो, तुम ही को पकड़ेंगे, है ना। 20-20 मिनट में हमको रिजल्ट मिल रहा है, इनका जनरेशन देखने मिल रहा है, ग्रो करना इजी है इनको। सो ई कोलाई ले लिया। ई कोलाई इन अ मीडियम कंटेनिंग NH4Cl, NH4Cl में इसको ग्रो कर रहे हैं। और NH4Cl में कौन सा बेटा, हैवी आइसोटोप्स ले रहे हैं, N15 ले रहे हैं, नाइट्रोजन का हैवी आइसोटोप्स ले रहे हैं। हैवी आइसोटोप्स क्यों लेते हैं, ताकि जब डेंसिटी ग्रेडियंट वाला जो सेंट्रीफ्यूगेशन करे ना, तो हैवी वाला जो नाइट्रोजन है वो अलग रिजल्ट शो करे, मतलब नीचे रह जाए, और जो लाइटर वाला है वो ऊपर रह जाए, ठीक है। इसलिए हैवी आइसोटोप शो कर रहे हैं, ना कि रेडियो एक्टिव, याद रखना।
हैवी आइसोटॉप्स है, ना कि रेडियो एक्टिव है। N15 ले रहे हैं एज ओनली नाइट्रोजन सोर्स फॉर मैनी जनरेशन। नाइट्रोजन सोर्स उसको दे रहे हैं, क्यों दे रहे हैं NH4Cl, ताकि भाई उसका जेनेटिक मटेरियल के लिए हमको क्या चाहिए, नाइट्रोजन चाहिए ना, तो बाकी खाना पीना तो दे रहे हैं, और उसको क्या दे रहे हैं, NH4Cl दे रहे हैं, जिसमें कि नाइट्रोजन 15 दे रहे हैं, ताकि उसके जेनेटिक मटेरियल में क्या चला जाए, हैवी आइसोटोप्स N15 चला जाए। ठीक है, द रिजल्ट वॉज दैट 15N या N15 was incorporated into newly synthesized DNA as well as other nitrogen containing compound। वो newly synthesized DNA में N15 आ गया। This heavy DNA molecule can be differentiate from the normal DNA by centrifugation in a cesium chloride। तो पहले हम इसका डायग्राम देख लें, उसके बाद यहाँ आए। ठीक है, यस मैम। है ना। तो इन्होंने क्या किया था, इन्होंने क्या किया था भाई, इन्होंने सबसे पहले ई कोलाई को लिया। ठीक है, जार ले लिया, पेट्री डिश ले लिया, ओके, पेट्री डिश लिया। इस पेट्री डिश में ई कोलाई को लिया, मान लो ये ई कोलाई है। ठीक है, ई कोलाई को ले लिया, ई कोलाई को लिया, और इसमें क्या डाला, जल्दी जल्दी बोलते जाओ, क्या डाला इसमें। NH4Cl। ठीक है, NH4Cl डाला, ओके, और क्या डाला, N15। NH4Cl में N क्या है, N15 है, हैवी वाला है, और क्या डाला था, सीसियम क्लोराइड सीजियम डाला। क्लोराइड। ठीक है, मतलब ये उस तरह से है कि अगर भाई तुमको चटनी पीसना है, चटनी पीसना है, तो तुम मसाला डाल दिए, सब कुछ डाल दिए, पानी डालोगे ना, पानी डालोगे तभी तो घुमाओगे उसको। ठीक है, तो सीजियम क्लोराइड कैसा, एक मीडियम की तरह वर्क कर रहा है, ताकि आराम से सेंट्रीफ्यूगेशन हो सके। ठीक है, सीजियम क्लोराइड डाल दिया। उसके बाद 20 मिनट बाद, 20 मिनट बाद ये क्या देखते हैं, तुरंत, है ना, 20 मिनट तक रील देखा इन लोगों ने, रील देखा, फिर क्या देख रहे हैं इन लोग, 20 मिनट बाद क्या देखने को मिलता है। ठीक है, यहां पर जो इसका जेनेटिक मटेरियल था, ये आपका ग्रो कर रहा है इसमें। ठीक है, N15 DNA, इनका जो जेनेटिक मटेरियल बना वो कैसा था बेटा, N15 वाला, दोनों जो दोनों DNA था, मतलब DNA के जो दोनों स्ट्रैंड थे, वो कैसे बने हैं यहाँ, N15 वाले। ठीक है, अब नेक्स्ट 20 मिनट बाद इन्होंने क्या देखा, दो ऑप्शन था इनके पास, दो ऑप्शन इनको लग रहा था कि या तो कंजर्वेटिव वाला सही होगा, या तो कंजर्वेटिव वाला कि पेरेंट पेरेंट N15, ठीक है, N15 एक साथ ही इस तरह से रहेंगे। उसके बाद हाँ 20 मिनट इन्होंने छोड़ दिया। 20 मिनट के बाद फिर इन्होंने क्या किया, उसमें क्या डाला, N14 डाला, N14 HCl डाला। क्या डाला, N14 HCl। हल्का वाला डाला, ठीक है, NH4Cl, N14 डाला, और क्या डाला, सीसियम क्लोराइड डाल दिया। और फिर से यहाँ पर ई कोलाई, ऐसा ई कोलाई डाला है, ऐसा ई कोलाई डाला है जिसके डीएनए में क्या है, जिसके डीएनए के डबल स्ट्रैंड में क्या है, सिर्फ N15 है पहले से। ठीक है, N15 है। अब जब N14 वाला डाला तो इन्होंने क्या रिजल्ट देखा, इन्होंने देखा कि भाई इनको लगा था कि जब सेंट्रीफ्यूगेशन करेंगे, जब इसको सेंट्रीफ्यूग करेंगे और छोड़ देंगे तो हमको क्या मिलेगा, रिजल्ट क्या मिलेगा कि एक हल्का होगा। ठीक है, एक हल्का होगा, कंजर्वेटिव नेचर का ये ज्यादा सोच रहे थे कि एक हल्का होगा, N14 वाले यहाँ मिल जाएंगे, और N15 वाला जो डीएनए है हमको कहाँ मिल जाएगा, यहाँ। ठीक है, नीचे जो भारी होगा वो नीचे मिल जाएगा, और जो हल्का होगा वो ऊपर मिल जाएगा। लेकिन क्या हुआ, बीच में मिला। ठीक है, लेकिन क्या मिला इनको, ऐसा कुछ भी रिजल्ट नहीं मिला इनको, क्या मिला रिजल्ट, बीच में मिला। तो इससे क्या समझ में आ गया कि N15 और N14 दोनों ही क्या हो गए हैं, मिक्स हो गए हैं। इनको यहाँ पर बीच में क्या मिला, 14 और 15, यहाँ पर इसको हम क्या बोलते हैं, हाइब्रिड। ठीक है, तो इससे समझ में आ गया कि सेमी कंजर्वेटिव नेचर होता है डीएनए का। यहां तक जिसको समझ नहीं आया मैं फिर से बता रही हूँ। अभी तक क्या हुआ कि मेसेल्सन स्टाल ने, ठीक है, पेट्री डिश ले लिया, उसमें इन्होंने ई कोलाई ले लिया, ई कोलाई को क्या किया, NH4
N15 में ग्रो कराया, N15 में ग्रो कराया, ओके, और सीसियम क्लोराइड डाला, तो इन्होंने क्या देखा कि उसके डीएनए, उसका जो डीएनए था, उसका डीएनए में क्या बचा, क्या था बेटा, सिर्फ N15 था, ठीक है। और ये कैसे पता चला कि उसके डीएनए में N15 है? जब इन्होंने सेंट्रीफ्यूगेशन किया, तो सेंट्रीफ्यूगेशन ट्यूब में इनको क्या देखने को मिला, सारे के सारे कहाँ थे, नीचे थे, सारे के सारे डीएनए कहाँ थे, एकदम नीचे बॉटम में थे, ठीक है, N15। उसके बाद 20 मिनट बाद इन्होंने क्या डाला, N14 लाइट वाला डाला। तो इनको क्या लगा था कि N14 वाला ऊपर आएगा और N15 वाला नीचे आएगा, ठीक है, लेकिन क्या आया, दोनों बीच में आया, ना नीचे आया ना ऊपर आया। सेंट्रीफ्यूगेशन करने पर ये क्या आ गए, जो इनका डीएनए था वो क्या आ गया, मिक्स टाइप का आ गया। ये क्या बता रहा है, सेमी कंजर्वेटिव नेचर, मतलब कि N15 वाला जो था वो, उसको जब N14 के साथ मिलाया गया तो रिजल्ट क्या आया, यहाँ पर N14 आ गया एक स्टैंड के साथ, और यहां पर भी क्या आ गया बेटा, N14 आ गया। समझ गए, सेमी कंजर्वेटिव नेचर आ गया। और जबकि इन्होंने क्या सोचा था कि N14 वाला अलग बनेगा और N15 वाला क्या बनेगा, अलग बनेगा। और इसमें आपका सेंट्रीफ्यूगेशन में कैसा आएगा, यहाँ पे N14 आ जाएगा और यहाँ पर क्या आ जाएगा, N15। क्लियर, ये बात समझ में आ गई। तो ये किस बात को प्रूव कर रहे थे, सेमी कंजर्वेटिव नेचर को प्रूव कर रहे थे, ओके। अब इनको लगा कि भाई 20 मिनट बाद और देख लेते हैं, थोड़ा सा रील और देख लेते हैं, ठीक है, तो 20 मिनट इन्होंने और लिए, ओके। 20 मिनट, नेक्स्ट 20 मिनट को क्या बोल रहे हैं, 40 मिनट, ठीक है, नेक्स्ट 20 मिनट को हम क्या बोल रहे हैं, 40 मिनट। फिर से 20 मिनट बाद क्या देखते हैं, क्योंकि ये 20-20 मिनट में ग्रो कर जाते हैं, फिर से 20 मिनट में जब इसको अगेन यही पेट्रिडिस है, पेट्रिडिस में हमारा क्या है, ई कोलाई है, ओके, पेट्रिडिस में हमारा ई कोलाई है, मान लो ये ई कोलाई है, और इस ई कोलाई के पास कैसा डीएनए है बेटा, अभी मिक्स वाला, N15 और N14 येलो कलर से ना, N14, ठीक है, यहाँ पे हम N14 को येलो कलर दे देते हैं, ओके। ये दोनों है इसके पास। अब और इसका कितने स्टैंड है, अभी 2 स्टैंड है, क्योंकि पेरेंट से यहाँ पे डबल बना था ना, ठीक है, 20 मिनट में कितना बना था, 2 बना था, 20 मिनट में कितना बना था, 2 बना था, ठीक है। तो थोड़ा सा मैं और बड़ा बना लूं, पेशेंस रहता है ना तुम लोग के पास अगर ड्रॉ करो तो, यस मैम। ठीक है, ये इस तरह से, ये एक्चुअली इतना मोटा लिखाता है ना यहाँ पे कि बड़ी दिक्कत हो जाती है, ओके। ये बन गया N15 N14 N15 N14 वाला, ठीक है, डीएनए इसका बन गया। उसके बाद अभी इसको फिर से किस मीडियम में ग्रो कर रहे हैं, अब बार बार किस मीडियम में ग्रो करेंगे, फिर से क्या देंगे बेटा, N14, ठीक है, बार बार आप सिर्फ N14 दे रहे हैं, और क्या दे रहे हैं, सीजियम क्लोराइड, ठीक है, सीजियम क्लोराइड। तो बार बार N14 में ग्रो कर रहे हैं, तो अब क्या होगा, नेक्स्ट लाइन में क्या होगा, नेक्स्ट में अब क्या देख रहे हैं ये, कि देखो रेड वाले 2 थे, ठीक है, रेड वाले 2 थे, ओके, इसके साथ येलो वाले 2 थे, हैं, न्यू वाले 2 हैं, पेरेंट 2 हैं और न्यू 2 हैं। तो अब क्या होगा, जब नए फिर से N14 में ग्रो कर रहे हैं, तो इसके साथ N14 लग जाएगा, इसके साथ N14 लग जाएगा, मैम जब ऑलमोस्ट होने वाला होता है ना तो भी ये होता है, बस एकदम खत्म होने वाला था, एंड मोमेंट कल भी ऐसे ही हुआ था, सॉरी फर्स्ट, एकदम लास्ट मोमेंट में आके ना सब ये तबाही हो रहा है, ये बार बार हो रहा है, मतलब ना सच बताऊं बहुत इरिटेशन लगता है ना, कि फिर से वो डायग्राम बनाओ, फिर से। एक तो ना मैं लिखने में ना बहुत ये हूँ कि मुझे ना लिखना नहीं अच्छा लगता है, समझा दो, मुझे ना लिखना, फिर ना वो बार बार डायग्राम बनाओ, फिर ना वो ना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है यार, फिर क्यों अजीब सा लगता है दोबारा करेंगे उसी को। हाँ दोबारा बार 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 बार, ठीक है। और मैम तो जब बहुत ज्यादा अजीब लगता है
एकदम टाइम पर खत्म हुआ, एंड टाइम पर। चलो ठीक है, कोई बात नहीं। तो हम लोग क्या कर रहे थे, हम लोग यहाँ पर थे, ठीक है, मैं तुम लोगों को डायरेक्ट यहाँ से बता रही हूँ। तो क्या देखा गया था हमें 40 कि, मिनट के बाद हुआ। ठीक है, यहाँ पे 2 पिताजी, है ना, 2 पूर्वज, उसके 2 नए बच्चे आए थे, ठीक है। फिर इनको किस माहौल में रखा गया, नए माहौल में ही रखा गया, है ना। फिर से N14 के माहौल में रखा गया था। तो भाई अब पिताजी में भी नयापन आ रहा है, बच्चों के बच्चे तो नए हैं ही, हाँ। फिर सभी में क्या आ गया, N14 आ गया, आ गया N14, 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 सभी में N14 आ गया। तो अब मुझे बताओ कि कितने हाइब्रिड आए, कितने हाइब्रिड आए बेटा? 2 हाइब्रिड आए। ये है हाइब्रिड, ये है हाइब्रिड। तो जब आप सेंट्रीफ्यूगेशन ट्यूब में देखेंगे तो हमारे पास कैसे मिलेंगे, कुछ लाइटर मिलेंगे क्योंकि N14 वाले हैं, N14 वाले हैं 2, और कुछ हमको क्या मिलेंगे, बीच में मिलेंगे। कुछ कैसे मिलेंगे, बीच में मिलेंगे, क्योंकि कुछ क्या है हमारे पास, N14 है, N15 है, ठीक है। आइसोटोप्स इधर लिखा जाता है, लेकिन मैं इधर लिख रही हूँ क्योंकि इधर लिखने में आसानी हो रहा है, ठीक है। तो ये भी हमारे पास 2 है, तो हाइब्रिड 2 मिले, और हमारे पास कैसे 2, N14 वाले 2 मिले। उसके बाद अगेन फिर से 20 मिनट बाद इसको कराया जाएगा, और मैंने इसके न्यूमेरिकल्स भी आप लोगों को करवाए थे, है ना, और इसका एक अलग से वीडियो बनाया ना मैं सल्सन स्टाल एक्सपेरिमेंट पे, अलग से जो वीडियो यस बना, वो मैम, बहुत अच्छा बनाया है। एक्सपेरिमेंट, बहुत अच्छा एक्सपेरिमेंट है बेटा। और मतलब उस वीडियो में बहुत अच्छे से समझाया, एक एक लाइन बहुत अच्छे से समझाया, मैम उसकी लिंक भेज दीजिएगा एक बार। ठीक है। तो 20 मिनट बाद फिर कराया, ठीक है, और उससे किस तरह का न्यूमेरिकल आता वो भी बताया उसमें, बहुत अच्छा वीडियो है वो। तो 20 मिनट बाद फिर कराएंगे तो और बनेंगे इसके, जितने हैं उनके और डबल बन जाएंगे। तो बेटा एक फॉर्मूला होता है 2 की पावर n। तो ये क्या है आपका, 20 मिनट के लिए, 20 मिनट के लिए 1 होगा, जैसे 20 बन जा 20, 20 मिनट के लिए क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। फिर 20 मिनट बाद 22 जा, ठीक है। तो 40 मिनट बाद कितने बन जाएंगे, 4 स्ट्रैंड बन जाएंगे। 40 मिनट के बाद बन गए 4, ये देखो 1 2 3 4, 4 बन गए डीएनए, बन गया ना। यहाँ डायग्राम में देखो 40 मिनट के बाद बने 4, यस मैम। है ना। 20 मिनट के बाद 2 की पावर n 2 बने, यहाँ 4 बने। और फिर अगर 60 मिनट बाद अगर पूछता है कि कितने बनेंगे, तो 2 की पावर 3, तो कितने हो गए, 8। कितने बन जाएंगे, हाँ सॉरी 8 हो जाएंगे, है ना। तो कितने आ जाएंगे आपके पास, 8 आ जाएंगे, ओके। तो इस तरह उसमें से, 2 हाइब्रिड हो जाएगा। हाँ ठीक है, 2 की पावर 3 मतलब 60 मिनट बाद। तो 20 का टेबल पढ़ते जाना। 2 की पावर n क्या है, 20 है, 2 की पावर n जो है 20 मिनट है, फिर 40 मिनट, फिर 60 मिनट। तो समझ गए, इस तरह से आपका आंसर आते जाएगा, ये ट्रिक है। इस तरह से आपका आंसर, अगर पूछता है कि कितने बनेंगे, कितने डीएनए बनेंगे, और अगर पूछता है कि कितने हाइब्रिड बनेंगे, कितने आपके ये नॉर्मल बनेंगे, तो अब हाइब्रिड तो हर बार 2 ही बनेगा बेटा, क्योंकि पिताजी जो पुराने जमाने के थे वो 2 ही थे ना, तो हाइब्रिड तो हर बार 2 ही बनेगा। बाकी कितने बनेंगे, नॉर्मल बनेंगे, मैम ठीक जो है। 2 की पावर n है वो हाँ न्यू वाले है ना, हाँ न्यू के लिए। ठीक है। तो ये आपका कितना बन गया देखो, नहीं सब के लिए 2 की पावर n, देखो 40 मिनट के बाद आपका कितना बना, 4 बना ना, 1 2 3 4, टोटल पूछ रहा है डीएनए, टोटल देखो डबल स्टैंड, ये देखो यहाँ बना 1 2 3 4, 2 की पावर हम 2 कर देंगे, 40 मतलब 22 जा होता है ना, 2 की पावर 2 कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। तो 4 बना ना, 1 2 3 4, यस मैम। ठीक है 4 बना। अब 4 में से कितने, आपको पूछ रहा है कि कितने हाइब्रिड हैं, तो हाइब्रिड हमेशा अब 2 ही होंगे। कितने, अगर 4 है तो 2 हाइब्रिड होंगे, तो 2 क्या बनेंगे बेटा, नॉन हाइब्रिड होंगे, ठीक है, लाइट वाले होंगे। उसी तरह से जब 8 बनेंगे 60 मिनट बाद कितने बन जाएंगे, 60 मिनट बाद 8 बन जाएंगे, 8 बन ठीक जाएंगे, है 8 2 बन जाएंगे। हाइब्रिड तो 8 में से बेटा 2 हाइब्रिड होगा, तो आपका नॉन और हाइब्रिड कितना होगा, 6, ठीक है। 6 आपका क्या होगा, नॉन हाइब्रिड होगा। तो देखो आप देख के बता दोगे, ज्यादा आपको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, ठीक है, मैम 80 मिनट्स का भी बन जाएगा। ओके। 2 तो इस हाइब्रिड। तरह का आपको क्वेश्चन आता है 60 मिनट बाद, फिर 80 मिनट बाद, ठीक है।
ओके, तो थैंक यू। आज तो मैं यही बताने वाली थी तुम लोगों को अच्छे से, बढ़िया से। तो लास्ट में तो हो गया टाटा फिश। नाइट, गुड नाइट, गुड नाइट।